हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस बाय फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस सीरीज में हम लोग आज परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, यानी कि एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो PYQ, TGT, PGT ग्रेड प्रवक्ता पेपरों से निकले हुए हैं। और ये एग्जाम्स, ये जो क्वेश्चन निकले हुए हैं, तो ये क्वेश्चन नीट और IIT की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल होने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, सारे लोग जाकर के नीचे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो परमाणु मॉडल से संबंधित है और परमाणु मॉडल का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता? पहला प्रश्न, किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, प्रश्न है, किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता? इसका हमें बहुत प्यारा सा आंसर मिलता है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने हमको बताया कोई इलेक्ट्रॉन यदि गति कर रहा है तो उसकी स्थिति और वेग का सही निर्धारण नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 2 देखें। 2 में लिखा है, युग्मन से पूर्व इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कक्षकों में एकल अवस्था में रहता है। युग्मन से पूर्व इलेक्ट्रॉन कक्षा में, युग्मन से पूर्व इलेक्ट्रॉन कक्षकों में, पूर्व इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एकल अवस्था में, एकल अवस्था समझते हैं, सिंगल, एकल अवस्था में रहता है। ऐसा किसने कहा? ये हुंड का नियम। किसका नियम? हुंड का। साइंटिस्ट हुंड ने हमको बताया, उन्होंने क्या नियम दिया? उनके नियम के अनुसार किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं हो सकती जब तक कि सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अगर हम उपकोष P में कक्षकों की संख्या 3 होती है, वहां अगर 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, P में 3 कक्षक होते हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो इनको इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं भरा जाए। इनको भरने का सही क्रम यह है, सबसे पहले सब में 1 1, फिर उसके बाद तीसरा चौथा फिलअप कर सकते हैं। ठीक है मित्र, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है, किसने बताया कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहता है? किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं
कक्षाओं में रहता है। यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स में गति करता है इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताई थी? ये बात हमको साइंटिस्ट समरफील्ड ने बताई। समरफील्ड को लिखता है, कोई सोमरफील्ड लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, आपको जो याद हो याद कर लीजिएगा, समरफील्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने हुआ। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसको बोहर भी लिख देते हैं, कुछ लोग बोहर भी लिखते हैं। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, गति करते हैं। साइंटिस्ट बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कहाँ गति करते हैं? मतलब बंद वृत्तीय कक्षा, स्थिर वृत्तीय कक्षाओं में, यानी कि वृत्तीय कक्षाओं। उन्होंने वृत्तीय कक्षाओं की बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा है, यदि डेल्टा ई बराबर, लिखा यदि डेल्टा ई बराबर कितना लिखा है? 3 इंटू 10 टू द पावर -10, 3 इंटू 10 टू द पावर -10 -8 जूल, कामा एच बराबर 6.64 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और सी बराबर लिखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बताइए। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ये हमसे पूछा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। उनके लैम्डा का मान पूछा है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन ई। अब इसी में ये वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। लैम्डा बराबर एच सी, एच के मान कितना है? 6.64 10 टू द पावर -34। सी का मान है 3 गुणे 10 की घात 8 अपॉन ई का मान है 3 गुणे 10 की घात -8। 3 से 3 पेंसिल, 8 ऊपर जाएगा 16 फिर 34 और माइनस करेंगे 16, 34 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 6.64 10 टू द पावर -18। लैम्डा है तो मीटर है, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पे -18 है, तो आंसर ये भी दिया हुआ हो सकता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर -18 मीटर, या इसको 6.64 इंटू 10 टू द पावर -8 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो कि 10 की घात -10 को एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 लिखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि विकिरण की ऊर्जाएं, यदि विकिरण की ऊर्जाएं E1 तथा E2 क्रमशः 25 और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उनकी तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध होगा। तो उनकी मतलब विकिरण की तरंग दैर्ध्यों के बीच
संबंध होगा। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, λ1 अपॉन λ2 बराबर होता है E2 अपॉन E1। E2 अपॉन E1। अब यहाँ पर हम E2 अपॉन E1 की जो वैल्यू रखेंगे, E2 कितना लिखा है 50, E1 लिखा है 25, कैंसिल करेंगे 25 दूनी 50 अपॉन 25। इस तरह से हमें मिला λ1 अपॉन λ2 बराबर मिला 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो λ1 बराबर मिलता है 2 λ2। कितना मिलता है λ1 बराबर 2 λ2। संबंध क्या हो जाएगा, λ1 बराबर 2 λ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है हीलियम का स्पेक्ट्रम समान है। लिखा है हीलियम का स्पेक्ट्रम समान है। अब हीलियम का स्पेक्ट्रम दोस्तों किसके समान है, ये हमसे पूछा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन, सोडियम, हीलियम, लिथियम। इन 4 ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2, लिथियम के पास टोटल संख्या होती है 3, एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या रहेगी 2। तो इसीलिए हमारा स्पेक्ट्रम किसके समान हो जाएगा, लिथियम प्लस के समान। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास 11, इसके पास 1 कम हो गया ना, और इसके पास अभी भी 2 और इसके पास भी 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन संख्या होती है उसी का जो जिनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनके स्पेक्ट्रम आपस में समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप भी समझ गए होंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर, तो ऐसे ये वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिखा हुआ पाउली का अपवर्जन नियम है। पाउली का अपवर्जन नियम है। पाउली ने एक नियम बताया, कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के किसी भी कोश के कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। तो पाउली के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते, यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यही पाउली का अपवर्जन का नियम है। ठीक है, बहुत तो लिख दें, चलो आपने याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है इलेक्ट्रॉन गति बढ़ने से तरंगदैर्घ्य में क्या फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने से तरंगदैर्घ्य। दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ती है यानी इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट वेग बढ़ता है तब तरंगदैर्घ्य हमेशा घटती है। तरंगदैर्घ्य हमेशा घटती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बोहर के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या n तथा कक्षक की त्रिज्या r। बोहर के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या n तथा त्रिज्या r में संबंध है।
ये संबंध मित्र हमें सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। त्रिज्या r पर मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोजन परमाणु की बोहर की द्वितीय और प्रथम कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात। हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की द्वितीय तथा प्रथम द्वितीय तथा प्रथम कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात, की त्रिज्याओं का अनुपात। अब हमें मालूम है कितना अनुपात होता है त्रिज्याओं का। अभी r अनुपात n स्क्वायर निकालेंगे, r1 अपॉन r2 n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। n1 क्या है 2, n2 क्या है 1, तो भाई प्रथम है ना तो 1 लिखेंगे, 1 इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना होगा 4 अपॉन 1। अनुपात कितना होगा 4:1। इससे अनुपात कितना प्राप्त हो गया 4:1। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु में आवेश रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है परमाणु में आवेश रहता है। आवेश परमाणु में कहाँ होता है? परमाणु में जो आवेश होता है वो उसके नाभिक में संकेंद्रित है, तो नाभिक पर, नाभिक में केंद्रित, नाभिक में केंद्रित है। नंबर 13 मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 का द्वितीय कक्षा प्रथम कक्षा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात। चलो उसको ऊपर लिखते हैं। द्वितीय कक्षा प्रथम कक्षा के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है कक्षकों की संख्या के अनुमुख क्वांटम संख्या के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर था हमारा 13 हो गया, 13 है क्वेश्चन नंबर है 13। द्वितीय कक्षा तथा प्रथम कक्षा द्वारा, द्वितीय कक्षा तथा प्रथम कक्षा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात, हमें बताना। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया A1 अपॉन A2, कितना प्रथम कक्षा यही हो गई है ना, N1 अपॉन N2 की पावर 4। प्रथम कक्षा कितनी है 2, दूसरी कक्षा कितनी है 1 पावर 4। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे 16, 1 की पावर 4 करोगे 6 करो, हमेशा एक रहे। अनुपात कितना आ गया 16:1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्वांटम संख्या 5 के बराबर लिखा है, क्वांटम संख्या 5 के बराबर
संगत संगत ऊर्जा, संगत स्तर की ऊर्जा, संगत स्तर की ऊर्जा है। अब हमें बताइए कि इसकी ऊर्जा पूछा है, तो हमें हमेशा मालूम है E बराबर कितना होता है, माइनस का 30.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। जब हाइड्रोजन का परमाणु लेंगे तो माइनस का 30.6 इंटू जेड स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर अपॉन ये करोगे 5 लिखा ना, तो 5 का स्क्वायर यानी 25। ऊपर वाली संख्या हमें सेम टू सेम मिल जाती है, 13.6 अपॉन 25 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.54 माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास लिखा, यदि लैम्डा 1 बराबर 8000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 बराबर 16000 एंगस्ट्रॉम है, यदि लैम्डा 1 बराबर 8000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 बराबर 16000 एंगस्ट्रॉम है, तो संगत तरंग दैर्ध्यों के लिए संगत तरंग दैर्ध्यों के लिए विकिरण ऊर्जाओं में संबंध के लिए विकिरण ऊर्जाओं में संबंध पूछा गया, विकिरण ऊर्जाओं में संबंध। ठीक है, हमें पता है E1 E2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 ये होता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, ना कि समानुपाती। तो E1 E2 का अनुपात लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के बराबर। लैम्डा 2 कितना है, 16000 और ये है 8000, 8000 गुणित 16 तो अनुपात 1। तो E1 अपॉन E2 बराबर 2:1 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा E1 बराबर E2 2E2, E1 बराबर 2E2। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और वीडियो को जरूर देखने के बाद अभी बताइए वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्रोगली इक्वेशन है। अब डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी है, डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी होती है पता है आपको, लैम्डा बराबर h अपॉन p, ये डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर h अपॉन p। ठीक है मित्रों, परमाणु मॉडल से संबंधित मैंने 16 प्रश्न आज यहाँ करवाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें और लाभान्वित हों। यहाँ पर कई सारी डेफिनेशंस थी जिनको बहुत बार बताया जा चुका है, और डेफिनेशंस को लेकर के बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसा कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता, तो उसमें कैसे लिखा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है। तो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेड कीजिए, पढ़िए और वीडियो को बार बार देखिए तो आपकी समझ में जल्दी आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए क्या वीडियो कैसा लगा।
और हाँ, हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संदीप प्रजापति को जरूर जाकर अभी से अभी जाकर वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, डेली क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज का आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।